हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का हमारे अन अकेडमी परिवार पर। उम्मीद आपकी खुशहाली की और मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों की पढ़ाई जमकर चल रही होगी। और मैं जो पढ़ाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप लोगों को फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करके, उम्मीद मेरी कोशिश कामयाब हो रही होगी। सो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के फुल डिमांड पर कि हमें निखिल सर से सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी है, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए यहां इसी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी की स्पॉन्सरशिप के अंडर सॉइल मैकेनिक्स के टोटल फ्री लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को जो मैं दे चुका हूं पहले, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग प्लस अब सॉइल मैकेनिक्स, इसी तरह का कंटेंट मुझसे पढ़ने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करो, निखिल गोयल सर्च करो, ताकि मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। और मेरे प्यारे बच्चे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के समक्ष जितने भी हम फ्री लेक्चर लेते रहेंगे वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक्स लेकर आया हूं। तो सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूं, बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए ना अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। अगर कोई बच्चा मेरे प्लस कोर्स में जुड़कर मुझसे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, अपने थ्योरी के कंसेप्ट को बूस्टअप करना चाहता है, प्लस अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करना सीखना चाहता है, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकता है। ये मेरा कोड है एनजी लाइव। इस कोड के साथ आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी तो करवाई ही जाती है, प्लस आपको सिविल इंजीनियरिंग सिखाई भी जाती है। मेरा पूरा एम रहता है कि जो भी बच्चा मेरी गाइडेंस में आए, मैं उस बच्चे को फुल ट्रेन करके भेजूं, ताकि फ्यूचर में जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगती है वहां पर अपने रिस्पेक्ट गेन कर सके। सिंपल सी बात है, देखिए, जितना ज्यादा काम आता होगा उतनी ज्यादा इज्जत बनेगी। ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना है आप लोगों को एनजी लाइव। अच्छा, इसका एक छोटा सा बेनिफिट और आता है कि जब आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करो, आपको 10% का डिस्काउंट अवेल होता है ओवरऑल कॉस्ट पर। तो कोड क्या है? एनजी लाइव कोड है। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें ये कोड अप्लाई किया जा सकता है? सर, अनअकैडमी पर ना 32 प्लस कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है टॉप एडुकेटर द्वारा। तो 32 प्लस कोर्सेज में आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, एनजी लाइव कोड को 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। कोई आपका भाई बंधु, कोई आपका दोस्त पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है और एक ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो अनअकैडमी पर आ सकता है। इंडिया के बेहतरीन एडुकेटर अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मेरा कोड है एनजी लाइव, निखिल गोयल लाइव, एनजी लाइव। याद रखना है आप लोगों को। जब आप पेमेंट करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलता है। तो जब आप इस तरह के पेज को देखेंगे तो यहां एक ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड का। जब आप यहां पर एनजी लाइव पुट करेंगे, जैसे पुट करेंगे मुस्कुराइएगा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट अच्छी लगती है, सुंदरता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिलता है। सर, एक साल की कॉस्ट 5400 रुपए पड़ती है। 5400 में क्या क्या मिलता है? सर, सब कुछ मिलता है जो तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, कॉपी पेन को छोड़ के। कॉपी पेन के लिए पैसा मिलता है 10% ऑफ का। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एनजी लाइव कोड की महत्वता क्या है कि ये आपको लाइव लेक्चर देगा, लाइव डाउट सेशन देगा, हर क्लास की पीडीएफ देगा, प्लस लास्ट मिनट रिवीजन की स्ट्रेटजी भी देगा। मतलब आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लास्ट मिनट तक भी आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज भी देता है। ये सब कुछ जो भी आप लोगों को तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, वो सब कुछ आपको इस एनजी लाइव कोड से मिलता है। याद रखिए, एनजी लाइव कोड बेहतरीन कोड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 15 से 20 लेक्चर की कोशिश करूंगा कि पूरी सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट कर दूं। और एक बात और, ये पेड कंटेंट है। पेड कंटेंट इन द सेंस, मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को इस एनर्जी से पढ़ाता हूं, इतने ढंग से पढ़ाता हूं। तो मेरी गुजारिश आप सभी से, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, हर दोस्त तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहता हूं देश में उन बच्चों तक वीडियो पहुंचे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते।
तो आप लोग मेरी मदद करिए इस छोटी सी चीज में और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी तैयारी में। इसी तरह मदद करने से दोनों की गाड़ी आगे चलेगी और देश का भला होगा, बिकॉज देश है तो हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी पढ़ाई को उम्दा तरीके से करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोगों को सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग बेसिक टाइप्स और प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। कंटेंट, ब्रश अप और प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। सबसे पहले बात आती है कि सॉइल मैकेनिक्स है क्या। आप लोगों को एक शब्द समझ आना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स वो होता है जिसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑन विच फोर्स कैन बी अप्लाइड। इस बात को रखना, किसी भी चीज के ऊपर जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, दैट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स समझ आया? मैकेनिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है, फोर्स लगा के रिपेयर करता है। जिस भी चीज पे रिपेयर कर सको, जिस भी चीज पे फोर्स लगाओ, मैकेनिक्स होता है। यू हैव टू स्टडी हियर द सॉइल मैकेनिक्स। यू हैव टू स्टडी हियर द सॉइल मैकेनिक्स। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आप लोगों को एक शब्द बताया, मैकेनिक मतलब फोर्स। अच्छा, सॉइल क्या होता है? मेरे देश की मिट्टी, जो कि बहुत अच्छी है क्योंकि इस मिट्टी में सोना है। इसी मिट्टी पर जब किसी तरह का कोई फोर्स लगता है, दैट इज नोन टू बी एज द सॉइल मैकेनिक्स। मैं कहूंगा फोर्स ड्यू टू एनी फैक्टर अप्लाइड ऑन सॉइल। मैंने क्या कहा यहां पर कि किसी भी फैक्टर से मेरी सॉइल पर जब फोर्स लगता है तो वो मेरी सॉइल मैकेनिक्स की कैटेगरी में आ जाती है। आगे की मेरी बात आती है कि ये जो सॉइल मैकेनिक्स है, ये क्वेश्चन आप लोगों का कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। एसएससी जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, कि आप लोगों का ये जो सॉइल मैकेनिक्स वर्ड है, सॉइल मैकेनिक्स वर्ड किसने दिया था? सॉइल मैकेनिक्स वाज गिवन बाय कार्ल तरजागी। ये आप लोगों को याद रखना है। सॉइल मैकेनिक्स वर्ड वाज गिवन बाय कार्ल तरजागी इन 1984 एंड कार्ल तरजागी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। नहीं चल रही क्लास? अरे चल तो रही है, बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो, अभी ये चीज क्लियर आई आप लोगों को। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों को ये चीज सॉइल मैकेनिक्स किसने दिया? कार्ल तरजागी ने दिया। सन इंपॉर्टेंट है, 1984 में दिया। ठीक है, उसके बाद की अगर मैं बात करना चाहूं यहाँ पर प्यारे दोस्तों, कि आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, हाउ द सॉइल वाज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे आप एसएससी जेई ले लो, चाहे आप यूपी के लिए एई का एग्जाम ले लो, चाहे आप यूके एग्जाम ले लो, और चाहे किसी भी पीएसयू को ले लो, करीब और करीब 8 से 10 बार ये चीज पूछी जा चुकी है। तो आप लोगों को याद रखना है। देखो होता क्या है, सबसे पहले आपकी रॉक्स की इरोजन होती है। ये क्या बोल रहा हूं मैं? आपकी चट्टान है, चट्टान टूटती है, और टूटने को इंग्लिश में बोला जाता है इरोजन, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द वेदरिंग। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वेदरिंग एक्शन ऑफ द रॉक। और वो टूटने के बाद छोटे छोटे पीसेस में टूटता है। टूटने के बाद वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। जाने के बाद प्यारे दोस्तों वो क्या करता है? वहां पर डिपोजिट हो जाता है। और डिपोजिट होने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या करता है? डिपोजिट होने के बाद वो एक टीला बना लेता है। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। और उस टीले को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? उस टीले को इंग्लिश में बोला जाता है अपहेवल। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, क्लियर करना इस बात को, यहां पर आपकी ये चट्टान है और चट्टान से पत्थर टूटे छोटे छोटे, और ये यहां से ट्रांसफर होते गए, होने के बाद यहां पर ये जमा होते गए, और ये जमा होने के बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों का कुछ इस तरह का टीला बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह का टीला बना लेते हैं। इसी टीले को आप लोग क्या कहते हो? इसी टीले को प्यारे दोस्तों आप लोग कहते हो अपहेवल। That is known to be as the formation cycle of the soil. Very important because it has been asked many times in your exam. अभी यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को बताया। प्लीज आप इन चीजों को ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया ये फॉर्मेशन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए।
उसके बाद प्यारे दोस्तों ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कार्ल तरजागी ने सॉइल मैकेनिक्स का शब्द दिया था। उसके बाद प्यारे दोस्तों अब क्या इंपॉर्टेंट बनता है वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी ना मैंने आपको बताना है यहाँ पर कि आपको मैंने बताया वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग ऑफ रॉक है, चट्टानों का टूटना है छोटे छोटे पीसेज में। आपकी ये वेदरिंग दो टाइप से हो सकती है। एक होती है मेरे प्यारे दोस्तों आपकी फिजिकल वेदरिंग। मैं एक एक चीज जो आप लोगों को लिखवा रहा हूं, प्लीज हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसके नोट्स बनाते रहना। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो साथ के साथ इसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो बहुत काम आएंगी। आज से पहले बच्चों को नहीं बताई गई है ये चीजें, मैंने पढ़ाई है लेकिन इतना खास नहीं बताया जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक होती है आप लोगों की केमिकल वेदरिंग। अब प्यारे दोस्तों केमिकल और फिजिकल वेदरिंग क्या है, शब्द पर समझने की कोशिश यहाँ पर। आई एम सेइंग दैट मेरे प्यारे बंधुओं, केमिकल और फिजिकल वेदरिंग क्या है आप लोगों की। फिजिकल वेदरिंग की अगर आप बात करते हैं यहां से, तो देखो फिजिकल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो। नोट्स बने हैं उसमें ऐड करना सही रहेगा। संजय सिंह हाँ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बने हैं उसमें ऐड करना सही रहेगा। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, रिवीजन कर लेना। फिजिकल वेदरिंग होता है फिजिकल एजेंसी की वजह से, जैसे मैंने कहा विंड, एयर, या फिर ह्यूमन बींग्स, या फिर मैंने कहा यहां पर कोई भी लिविंग बींग, ये अगर किसी भी चट्टान को तोड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए एक रीजन बन जाती है, उसको बोला जाता है फिजिकल बींग, फिजिकल वेदरिंग। आई एम सेइंग दैट कि अभी आपकी चट्टान है और बहुत तेज घनघोर वर्षा हो चुकी है, और वो घनघोर वर्षा होने के बाद आपकी चट्टान के ना ऊपरी सतह पर कुछ हिस्से टूट कर पानी के साथ बहते 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 नीचे आकर किसी किनारे पर जाकर बैठ गए। अच्छा, जाने के बैठ गए, डिपोजिट हो गए, अपहेवल बना दिया, उसको क्या कहूंगा? फिजिकल वेदरिंग, क्योंकि आपकी विंड की वजह से हुआ। ऐसे ही तूफान आ गया, तूफान से भी हो जाता है। ह्यूमन बीइंग ब्लास्टिंग करता है। मैंने बिल्डिंग मटेरियल में कई बार बता रखी है, नहीं तो आपको भी पता होंगी ये चीजें, कि ह्यूमन बीइंग जो होता है ये पहाड़ों को तोड़ता है, तो वहां पर भी तो आपकी ये चीजें होती हैं। तो कोई भी फिजिकल एजेंसी जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, दैट इज नोन टू बी एज द फिजिकल एजेंसी, और उसको कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। यहां पर कहना चाहूंगा कि आपकी चट्टान के अंदर अगर कोई रिएक्शन हो जाती है, कौन सी रिएक्शन? मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन हो सकता है, मैं कह सकता हूं रिडक्शन हो सकता है, मैं कह सकता हूं कार्बोनेशन भी हो सकता है, मैं कह सकता हूं सल्फोनेशन भी हो सकता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जो आपकी चट्टान के अंदर हो सकते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से आपकी चट्टान ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। मेरे शब्दों पर गौर फरमाना, ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस, और उसी को आप लोग कहते हो केमिकल वेदरिंग। समझ में आया? अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये आपकी एक चट्टान है, और इस चट्टान पर यहां पर किसी ना किसी कारणवश पानी आकर बैठ गया। ये क्या है आप लोगों का प्यारे दोस्तों? ये आप लोगों का यहाँ पर पानी है। ये क्या है? पानी है। और आपको पता है आपके पानी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। मैं कह सकता हूं यहाँ पर आपकी रॉक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है, और यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है, जो कि आपकी चट्टान को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने पे मजबूर कर देगी, और इसको आप क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। जाहिर सी बात है। अभी बात को और समझेंगे कि यहां पर आप लोगों को सॉइल जो फॉर्म होती है, द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्म्ड हेयर, सॉइल फॉर्म्ड हेयर इज कौन सी सॉइल होती है? हमेशा याद रखना, कोहेजनलेस सॉइल। अच्छा, कोहेजनलेस सॉइल क्या होता है? कोहेजनलेस सॉइल वो सॉइल होती है जिस मिट्टी के अंदर आपस में चिपकन नहीं होती। कोहेजनलेस का मतलब होता है चिपकने ना वाली, जिसमें कोई चिपकन नहीं होती। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, सैंड। अभी सैंड जो होता है वो फिजिकल वेदरिंग से फॉर्म होता है, और यहाँ पर कौन सी सॉइल फॉर्म होगी? मैं कहूंगा यहाँ पर जो सॉइल फॉर्म होती है दैट इज नोन टू बी एज द, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसमें कोहेजन होती है। सॉइल फॉर्म्ड हेयर, सॉइल फॉर्म्ड हेयर इज कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल कौन सी? जिसमें आपस में चिपकन होती है, जिसके पार्टिकल्स आपस में चिपक सकते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बंधुओं। एग्जांपल के तौर पर कहना चाहूंगा क्ले या फिर सिल्ट भी आपकी इस कैटेगरी के अंदर आ सकती है। अभी इससे आपका क्या इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो प्यारे दोस्तों आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ पर आप लोगों का कोहेजनलेस सॉइल बनता है। दूसरा, आप लोग इस एग्जाम्पल को याद करके चलना। उसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर कोहेसिव बनता है और उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल याद करना। आप लोगों को एक चीज और इंपॉर्टेंट बनी कि आप लोगों से यह पूछा जा सकता है एसएससी के एग्जाम के अंदर, एसएससी एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि आपसे ये पूछा जा सकता है केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये 4 केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों को लिखवाई है, ये आप लोग ध्यान रखना मेरे प्यारे बंधुओं। ये केमिकल रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। यहाँ पर 4 तरह की केमिकल रिएक्शन है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन और सल्फोनेशन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ आई। चलो बच्चों का थम्स अप साथ के साथ आना चाहिए, ऐसा ना हो कुछ छूट जाए, क्योंकि छूटा तो ये मेरे ऊपर एक कलंक लग सकता है कि भैया मैंने पढ़ाया और आपको समझ नहीं आया। इसीलिए थम्स अप करते रहना ताकि समझ आ जाए। सर फिजिकल वेदरिंग जल्दी से लिखेंगे, रॉक्स में केमिकल रिएक्शन के बाद फिजिकल वेदरिंग नहीं हो सकती क्या? किसने कहा? रॉक्स में केमिकल रिएक्शन के बाद फिजिकल वेदरिंग भी हो सकती है। अब समझा रहा हूं ना आप लोगों को, थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, अभी समझाता हूं इस चीज को भी। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखवाता हूं, यहां पर आप नोट करके लिख लो इस चीज को कि स्टडी ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स, या फिर इस चीज को आप इंपॉर्टेंट करके इस तरह से लिख सकते हो कि आपकी मिट्टी की जो आप ये पहचान बता रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल को आप क्या कहते हैं? आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, दैट इज नोन टू बी एज द, नहीं संजय सिंह, फिजिकल वेदरिंग से कभी क्ले फॉर्म नहीं हो सकता। क्ले के अंदर कोहेजन जो है वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन की वजह से आ सकता है। क्यों? ये मैं लास्ट में टाइम बचता है तो बताता हूं। ठीक है, वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा इस चीज को, तो लास्ट में टाइम बचता है तो बता दूंगा, नहीं तो आगे पढ़ाऊंगा। स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? पैडोजेनेसिस। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, पैडोजेनेसिस ऑफ सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। क्या बोला गया? स्टडी ऑफ द सॉइल को क्या बोलते हो? पैडोजेनेसिस ऑफ द सॉइल। ठीक है, चलिए आगे की बात अगर मैं यहां से करूं मेरे प्यारे बंधुओं, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से लिखवा देता हूं। आपकी सॉइल जो है ये जनरली बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी है। क्या बोला मैंने यहां पर? आपकी सॉइल बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी है। सबसे पहले बेसिक कैटेगरी में आपको बताना चाहता हूं यहां से, अरे पेडालॉजी नहीं होता, पैडोजेनेसिस होता है। पेडालॉजी नहीं होता, पैडोजेनेसिस होता है। ठीक है, नहीं, पैडोजेनेसिस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन को बोला जाता है। हाँ, सिलेबस पूरा कवर होगा। फॉर्मेशन को पैडोजेनेसिस ऑफ द सॉइल ये प्रोसेस का नाम है, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अभी इस बात को समझना। सॉइल आपकी जनरली 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी रेजिडुअल सॉइल और एक होती है प्यारे दोस्तों आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। एक बच्चे का यहाँ पर डाउट था थोड़ी देर पहले कि आपको ध्यान रखना है, एक बच्चे ने मेरे से कहा था कि क्या केमिकल रिएक्शन के बाद फिजिकल नहीं हो सकता? हो सकता है, केमिकल वेदरिंग के बाद फिजिकल वेदरिंग हो सकता है, लेकिन जो शुरुआत होती है, मेरे इस शब्द पर कथन पर गौर फरमाना, जो शुरुआत होती है आपकी मिट्टी की, कि वो मिट्टी फॉर्म कैसे हुई है, वो मिट्टी एक्चुअली में मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्म कैसे हुई है, वो मिट्टी आप लोगों की केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट हुई है फॉर्म होना, तो वो केमिकल वेदरिंग की कैटेगरी में ही आएगी। अभी उस मिट्टी को हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है तो वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कैटेगरी में आ सकती है। इस बात को ध्यान रखना। मैंने कहा अभी जिस शुरुआत होता है, ओनली एंड ओनली स्टार्टिंग स्टेज इज कंसीडर, सिर्फ शुरुआती तौर पर ही कंसीडर करा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने केमिकल या वेदरिंग सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज पर देखना है, लेकिन ट्रांसफर हुई है या फिर उसी जगह पर रुकी है। मैं कहूंगा रेजिडुअल सॉइल होती है रिमेन ऑन द पेरेंट रॉक। इसका मतलब है प्यारे दोस्तों, जिस चट्टान से मिट्टी टूटी उसी चट्टान पर रुकी हुई है, उस चट्टान को बोला जाता है रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड का मतलब होता है ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक से दूसरी जगह पर ले जाया जा चुका है। और हमेशा एक नोट करके याद रखना कि आप लोगों का ये जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, ये जो ट्रांसपोर्टेड होता है ओनली विद द हेल्प ऑफ
ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का फिजिकल के वजह से ही होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ओनली बाय फिजिकल मीन्स। ये पीएम क्या है, फिजिकल मीन्स है, इसलिए कह रहा हूं नोट्स बनाते रहना। कुछ चीजें होती है नोट्स में नहीं लिखवा पाते, बस आपको बतानी होती है, तो आप लोग ना प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, साथ के साथ नोट्स भी बना लेना जब बाद में इस लेक्चर को आप देखोगे कभी, ठीक है। चलो आगे की मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल, और हर सॉइल के बारे में आपको इत्मीनान से शिद्दत के साथ समझना है। लास्ट में पिक्चर भी दिखा दूंगा, बट अभी के लिए इसको समझकर चलना। एल्यूवियल सॉइल क्या होता है, मैं कहूंगा द सॉइल ट्रांसफर्ड या फिर ट्रांसपोर्टेड, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, जो रिवर के साथ आप लोगों की मिट्टी चलकर आती है एंड डिपोजिटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, डिपोजिटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर, उसको आप लोग कहते हो एल्यूवियल सॉइल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं इससे रिलेटेड मेरे प्यारे बंधुओं, कि आपकी जो ये रिवर सॉइल होती है, ये हमेशा ऑलवेज, एक नोट करके बात को याद रखना यहां से, ऑलवेज फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर। ये आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर। अच्छा, अभी यहां पर मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आप एक्चुअली में इसका अगर एग्जांपल याद करना चाहो तो एक कैटेगरी आती है दैट इज नोन टू बी एज द रिवर सैंड। तो रिवर सैंड क्या है, वो एक एल्यूवियल सॉइल की कैटेगरी है, नाम है भैया, जो रिवर के किनारे मिलती है रिवर सैंड कहलाती है, एक एल्यूवियल सॉइल की कैटेगरी है। एक खास बात इंपॉर्टेंट क्या बनती है, कैन बी अप्लाई फॉर ऑल इंजीनियरिंग पर्पस, ये हर तरह के इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, कैन बी अप्लाई फॉर ऑल इंजीनियरिंग पर्पस, ठीक है, हर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, लेकस्ट्राइन सॉइल की अगर मैं बात करता हूं यहां से मेरे प्यारे बंधुओं, तो लेकस्ट्राइन सॉइल क्या होती है, जो कि मैं कहूंगा फॉर्म एट द बॉटम, फॉर्म्ड एट बॉटम ऑफ स्टिल वाटर, फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ स्टिल वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहूंगा लेक, जो आपकी तालाब या फिर झील होती है, वहां का पानी रुका हुआ होता है, तो उनके बॉटम पर जो मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, उस मिट्टी को बोला जाता है लेकस्ट्राइन सॉइल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके में एक नोट करके आप लोगों को बात याद रखनी है, नोट क्या बनता है यहाँ पर, एसएससी कहां तक जा सकता है वो चीज क्लियर करना। ऑलवेज कंसीडर्ड एट बॉटम फॉर फ्रेश वाटर, हमेशा फ्रेश वाटर के लिए ही कंसीडर करी जाती है। रीजन आता है वाई, क्योंकि आपके नोट्स में नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ओरली बोलूंगा समझना। फ्रेश वाटर के लिए ही क्यों कंसीडर करी जाती है, क्योंकि प्यारे दोस्तों जो गंदा पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं मेरे प्यारे बंधुओं कि आप लोगों को केमिकली रिएक्शन होने के बाद सॉइल की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है, वो दूसरी कैटेगरी में आ जाती है। इसलिए फ्रेश वाटर के साथ केमिकली रिएक्शन नहीं होता, इसलिए लेकस्ट्राइन फ्रेश वाटर के साथ होती है। अच्छा, माल सॉइल कौन सी होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। माल सॉइल होती है जो कि फॉर्म्ड ड्यू टू द ओशियन, ओशियन की जो वेव्स होती हैं, अभी समुद्र का पानी ये लहरों के साथ आता हुआ आता है और मिट्टी के पार्टिकल को साथ लेकर आता है, मेरे एक्शन पर हंसना मत, ठीक है, पढ़ाने की आदत ऐसी है अपनी, कई बार हाथ पैर चलते रहते हैं, तो हंसना मत, समझना इस चीज को, सीरियस मैटर पे लेना। आपको मैंने कहा मराइन सॉइल है, ओशियन की वेव्स के साथ आ रही है और पानी के साथ मिट्टी भी आ रही है, दैट इज नोन टू बी एज द मराइन सॉइल। अभी मेरी बात को क्लियर करना यहां से, एग्जांपल के तौर पर जो कि याद रखना है, सी रिवर, सी सैंड होती है आपकी, एग्जांपल ये है। अभी मैं आप लोग, मराइन और मार्ल सेम है क्या, नहीं है, थोड़ा सा सब्र करो, मैं यार बता दूंगा। अभी बात आती है यहां से, सी सैंड एग्जांपल है, एक छोटा सा नोट जो कि आपके लिए बेहतरीन बन सकता है, इट इज रिच इन सॉल्ट, आपके सॉल्ट में बहुत रिच होती है, सो नॉट यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, हम इस सॉइल को इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते। अभी देखो यहाँ पर आप लोगों की कुछ कोर्स से अलग बता रहा हूं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग इंटर रिलेटेड होती है, इंटर रिलेटेड होने के कारण आप लोगों को अगर डीप में समझना है ना, तो मेरे साथ यूट्यूब पर बना करो, सुबह 8:30 बजे और शाम को 5 बजे, कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ तो बहुत खास होती है। अगर नहीं बनना तो कोई डरने वाली बात नहीं है, स्पेशल क्लास रखूंगा और स्पेशल क्लास में यही चीजें आप लोगों से क्लियर करूंगा कि कौन सी, क्यों, कैसे, क्यों, तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। अभी बनाऊं तो शिद्दत से बनाऊं और शिद्दत से ही पढ़ाऊंगा, एक एक चीज याद करना। उसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर पॉल्यूबल सॉइल की।
तो कॉल्यूबल सॉइल क्या होता है प्यारे दोस्तों? आई एम सेइंग दैट इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ माउंटेन्स। जो भी आपके पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों के बॉटम पर होती है। जैसे मैंने कहा ये पहाड़ है, यहाँ पर ये चट्टान से कोई पत्थर टूट कर आया और टूट कर आने के बाद यहाँ पर जमा हो गया, कहां पर? बॉटम ऑफ द माउंटेन पर। इसको आप कहते हो कॉल्यूबल सॉइल, CS। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। और नोट करके SSC जेई कहां तक पूछ सकता है या फिर PSU कहा जा सकता है? ऑलवेज फॉर्म्ड। ऐसा नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखवा देता हूं। मैं यहां पर कहना चाहूंगा फॉर्म्ड ऑलवेज ट्रांसफर्ड, ऐसा लिखता हूं, ऑलवेज ट्रांसफर्ड बाय फिजिकल मीन्स। हमेशा फिजिकल मीन्स की वजह से ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, और एक चीज और, दूसरा पॉइंट आपका क्या इंपॉर्टेंट बनता है? पार्टिकल ऑफ द कॉल्यूबल सॉइल। कॉल्यूबल सॉइल को क्या लिख रहा हूं? CS। तो आप लोग याद रखना, कॉल्यूबल सॉइल इज CS कॉल्ड टेलस। उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं टेलस। आपके लिए खास बनता है, याद रखना प्यारे दोस्तों, टेलस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। चलिए आगे की तरफ आते हैं। अगली हमारी जो मिट्टी है दैट इज नोन टू बी एज द मार्ल सॉइल, और बड़ी प्यारी सॉइल है, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देखो पहला पॉइंट मेरी मार्ल सॉइल के लिए क्या बनता है? फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, फॉर्म्ड फ्रॉम ओशियन ओरिजिन या फिर मराइन ओरिजिन। बनती मेरी ओशियन से ही है, मैंने नहीं कहा। ये क्या है? जो तुम्हारे पापा से तुम बने हो, मेरे शब्दों पर गौर फरमाना, तुम्हारे पापा से तुम बने हो, तुम्हारे मम्मी पापा से बने। क्या तुम अपने मम्मी पापा की कॉपी हो? नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा से कहीं ना कहीं तुम एक स्टेप ऊपर आते हो। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा एडवांस जमाने में आ जाते हो, तुम जमाने को अच्छी तरह देख रहे हो, तो तुम एक स्टेप एडवांसमेंट की तरफ आ जाते हो। तो मराइन ओरिजिन से निकलकर आई है बेटा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा है एक्वेटिक लाइफ इन इट। एक्वेटिक लाइफ का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? डेड सेल्स ऑफ एक्वेटिक रीजन। एक्वेटिक रीजन समझ रहे हो? पेड़ पौधों के डेड सेल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, इट इज फाइनली ग्राइंडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज याद रखना, फाइनली ग्राइंडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। तो मराइन ओरिजिन से निकलकर आती है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल। अब समझ आया आप लोगों को? बाबर रेंज में फॉर्म होगी ना सर ये कॉल्यूबल सॉइल? समझ नहीं आया, एक बार संजय सिंह थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा, एक बार ढंग से लिखो। चले शराज इंशाल्लाह जरूर मेहनत करेंगे और इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट रिपीट करें। फाइनली ग्राइंडेड का मतलब होता है, मैं आपको कहना चाहता हूं यहाँ पर प्यारे दोस्तों, देखो होता क्या है इस मिट्टी के अंदर। मैंने क्या कहा? इस मिट्टी के अंदर आपके डेड सेल्स ऑफ एक्वेटिक रीजन है। एक्वेटिक रीजन मतलब एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं, है ना? ये चीज होती है, इस बात को आप डिटेल से समझना। मैंने कहा एनिमल्स है तो एनिमल्स की बोन्स भी होंगी, ये कहीं नहीं बताया आपको, तो ध्यान रखना। और बोन्स आपकी कहां से बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? अरे मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट आपकी हड्डी है, और आपकी हड्डी में क्या है? जान है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए मार्ल सॉइल में ज्यादा जान होती है। तुम ज्यादा डिटेल में आ गए मेरे साथ, कोई बात नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट की मैंने बात करी और मैंने कहा यहाँ पर इस मिट्टी में जान है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होने के कारण इस मिट्टी में जान आ जाती है और बड़ी छोटे छोटे अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहते हैं फाइनली ग्राइंडेड। समझ आया? चलो, लूज सॉइल क्या होती है? लूज सॉइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। होता क्या है यहाँ पर? लूज सॉइल के अंदर आप लोगों को कहना चाहूंगा यूनिफॉर्मली ग्राइंडेड। इस मिट्टी के अंदर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कह लो, ग्राइंडेड कह लो, विद सिल्ट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इस मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और सिल्ट दोनों होते हैं। यूनिफॉर्मली ग्राइंडेड का मतलब होता है समान मात्रा में काफी चीजें प्रेजेंट है। मेजरली क्या है? सिल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रेजेंट रहता है। एक नोट करके SSC जेई के लिए खास क्या बनता है आप लोगों का यहाँ पर कि प्यारे दोस्तों कहाँ पाई जाती है? इट इज फाउंड इन
क्ले आपके एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इनके एग्जाम होते हैं, ये इन चीजों तक जाते हैं, इट इज फाउंड इन क्ले। एसएससी जाता नहीं बट थोड़ा बहुत जान लो। एयरलाइन सॉइल कौन सी मिट्टी होती है? एयरलाइन सॉइल कहलाते हैं जो मेरी हवा की वजह से आती है, मैं कहूंगा ब्लोन बाय विंड, बस इतना ही कहना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जो आपके रेगिस्तान के अंदर मिट्टी होती है वो ब्लोन बाय विंड होती है, तो डेजर्ट सॉइल कह सकता हूं। एक नोट करके आप लोग यहां पर लिख लो, इसके बारे में खास बात क्या बनती है आपकी, कि दिस इज फाइनली ग्राइंडेड सैंड। फाइनली ग्राइंडेड का मतलब होता है छोटे छोटे महीन पार्टिकल। तो इस मिट्टी के पार्टिकल जनरली बहुत छोटे होते हैं कि वो हवा में उड़ सकते हैं, हमारी चीज तो नहीं उड़ेगी, हवा में कौन उड़ेगा? जिसके पार्टिकल छोटे होंगे। अच्छा, मक सॉइल की बात आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है, ध्यान रखेंगे आप लोग प्यारे दोस्तों। मक सॉइल क्या होता है? मक सॉइल आप लोगों को कहना चाहूंगा जहां पे सीवेज फैसिलिटी एब्सेंट होती है, फॉर्म्ड वेयर, इसको ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, formed where sewage facility is absent, sewage facility is absent, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा जहां पर सीवेज फैसिलिटी नहीं है, शौच, लोग बाहर जाते हैं और जब बाहर जाएंगे तो क्या होता है, शौच में आप लोगों की गंदगी हो जाती है, आप लोगों के ऑर्गेनिजम्स आपके शौच की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो उसको खाते हैं और वहीं पे मर जाते हैं, समझ रहे हो। और जहां गंदगी होती है ना वहां पे बड़ा काला काला रंग होता है। तो जनरली प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये क्या है, ये जनरली ब्लैक कलर की होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जहां पर आप सीवेज फैसिलिटी नहीं है आपके घरों में, आप खुले में शौच करेंगे, खुले में शौच करेंगे तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े आएंगे और वहीं पे मर जाएंगे, खाने के बाद वही मर जाएंगे, वही घर बसा लेंगे। तो हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जीव जंतु ऑर्गेनिक कंटेंट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, पीट सॉइल क्या होता है? पीट सॉइल एक्चुअली में प्यारे दोस्तों कहलाता है यहाँ पर जिस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और मैं आप लोगों को कहूंगा इसके अंदर ऐसा लिख लेता हूं दूसरे कलर से, इस मिट्टी के अंदर आपका ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक कंटेंट हाई, प्लस मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा वेजिटेटिव मैटर बहुत ज्यादा होता है, वेजिटेशन ज्यादा है, हाई है, यानी पेड़ पौधे भी इस मिट्टी के अंदर ज्यादा उगते हैं। दूसरी बात मैं आपको इसके लिए कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि इस मिट्टी का कलर कैसा होता है, ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर इस मिट्टी का होता है, ठीक है। और आप लोगों को इसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो आपकी डिकम्पोजिशन होती है, इस शब्द पर गौर देना, नोट करके लिख लो इस बात को आप लोग कि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो organic matter, OM is called organic matter is partially, partially का मतलब होता है यहाँ पर कि बहुत कम, मतलब ज्यादा फुली नहीं होता, फुली नहीं होता, पार्शियली चलता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एट हाई डेप्थ, यानी मिट्टी के कई डेप्थ तक, यानी लगभग 10 किलोमीटर तक तो नहीं कहूंगा, लगभग आप ये कह सकते हो 3-4 किलोमीटर तक मिट्टी में आप लोगों को पीट सॉइल मिलती है, तो ध्यान रखेंगे हाई डेप्थ, ठीक है, हाई डेप्थ। उसके बाद बात कहूंगा मक सॉइल में, कहूंगा नोट करके ये बात भी आप ध्यान रखना कि इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की वो फुली रहती है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है, फुली रहता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, क्लियर करते हुए आप लोग मेरे साथ चलना है यहाँ पर। उसके बाद मैं अगर बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ब्लैक कॉटन सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे लगा लो 2-3 स्टार, क्योंकि कई बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आईईएस में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के चांस है। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल की मैं बात करना चाहूँ, सबसे पहले कहूंगा कि ये एक इनऑर्गेनिक क्ले है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, क्या है, एक क्ले है। और एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जहां पर भी क्ले देखोगे उसके बारे में एक प्रॉपर्टी याद रखना कि भैया क्ले की खास प्रॉपर्टी होती है, क्ले के अंदर प्लास्टिसिटी अच्छी खासी है, क्ले में हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग पावर होती है। मतलब आपकी ये जो क्ले होती है, मैं आपको एक चीज वैसी समझा देता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कुछ समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा। चलो अभी बात बताना चाहता हूँ, अतानुपाल, पुराने स्टूडेंट हमारे अतानुपाल का स्वागत करता हूं अपने अनअकैडमी चैनल पर, रोजाना हमारे साथ बनते हैं ये और काफी आंसर करते हैं अतानुपाल, स्टूडेंट अच्छे हैं। हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग पावर होती है।
आप क्ले पे मुक्का मारते हो, आप क्ले पे मुक्का मारते हो, मेरे इसी शब्द को समझना। ये क्ले है और आपने इस पे मुक्का मारा, आप देखोगे ये जो बीच वाला हिस्सा होता है क्ले का दब जाता है। आप ऐसे देखो, ये बिल्कुल फ्लैट है, मैंने मुक्का मारा, बीच वाला हिस्सा दब गया, लेकिन ये साइड वाला उठ गया। उठाना कोई दिक्कत तो नहीं है। बीच वाला क्या हुआ, दब गया, साइड वाला उठ गया। दब गया तो वॉल्यूम कम हो गई, उसको कहते हैं श्रिंकेज। उठ गया तो वॉल्यूम बढ़ गई, उसको कहते हैं स्वेलिंग। तो क्ले में खास प्रॉपर्टी होती है कि वो श्रिंकेज और स्वेलिंग को शो करता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद की अगर मैं बात करना चाहूं यहाँ पर बंधुओं कि आप लोगों का ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स, आपकी कॉटन क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। और ये कॉटन क्रॉप्स आप लोगों को कहाँ मिलती है, थोड़ा नॉन टेक्निकल के एग्जांपल से याद रखना। एग्जांपल क्या है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कॉटन सॉइल ज्यादातर मिलने के चांस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आप जनरली नॉट यूज्ड फॉर, आप इस मिट्टी को नॉट यूज्ड फॉर फाउंडेशन पर्पस, आप इस मिट्टी को फाउंडेशन के लिए यूज नहीं करते, बट यूज्ड फॉर अंडर रीम्ड पाइल्स। अभी देखो अंडर रीम्ड पाइल्स की बात मैं बताऊं तो यहां पर नहीं, आप लोग पिक्चर देखना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, मेरे पास है नहीं। यूज्ड फॉर अंडर रीम्ड पाइल्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करता हूं, थोड़ा बहुत समझाऊंगा, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंडर रीम्ड पाइल्स के केस में आप इसको यूज करते हो, ये बात आप लोग इसकी समझकर चलना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, इस मिट्टी के लिए आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि बस इतना बहुत है, इसी से ही आएगा तो, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। आप लोगों को बेंटोनाइट क्ले के बारे में याद रखना है। देखो बेंटोनाइट क्ले के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा, सिमिलर टू ब्लैक कॉटन सॉइल, आपकी ये मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल के सिमिलर होती है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप लोगों को यही याद रखना है। इस मिट्टी के अंदर हाई प्लास्टिसिटी होती है, हाई प्लास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। इस मिट्टी के अंदर कंप्रेसिबिलिटी और प्लास्टिसिटी बहुत हाई होती है। मैंने कहा ब्लैक कॉटन सॉइल जैसी होती है, श्रिंक भी होती है, और जैसा मारता हूं ना, आपकी क्ले है, क्ले दबने के बाद दबी की दबी रह जाती है। आपने देखा होगा चिकनी मिट्टी से काम करते हैं तो उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी, जो दबाने के बाद अपनी शेप में रह जाए उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये क्या होता है, हाई प्लास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी होती है, और आपको ध्यान रखना है इसकी लो स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस मिट्टी की अगर मैं बात करूं यहां से प्यारे दोस्तों, तो ह्यूमस मिट्टी के बारे में आपको यही समझकर चलना है कि इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन होती है, मैंने 3 कैटेगरी बताई है, जनरली यहां समझा देता हूं। 3 कैटेगरी होती है आपकी, एक होता है मक, एक होता है पीट, और एक होता है प्यारे दोस्तों ह्यूमस, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों आप लोगों की ऑर्गेनिक सॉइल है। मक के अंदर क्या होता है, फुली डिकम्पोजिशन होता है, इसके अंदर पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है आपके ऑर्गेनिक मैटर का हाई डेप्थ पर। और अगर आप ह्यूमस की बात करते हो तो मैं कहूंगा पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट शैलो डेप्थ। बस एक ही फर्क है, शैलो डेप्थ पर ये काम आती है। अब एक चीज नोट करके लिखवा दूं, खास बात है, काम आएगी आपके, कि ऑर्गेनिक मैटर का इसमें डिकम्पोजिशन है ही नहीं और कुछ ही डेप्थ तक है। यानी अगर इस मिट्टी में आप लोग, रमन ग्रोवर अभी सॉल्व करते हैं आपका डाउट, इस मिट्टी में अगर आप लोग पेड़ पौधे उगाना चाहते हो तो ये मिट्टी की डेप्थ तो ज्यादा है ही नहीं, यानी जड़ों को जगह नहीं मिलेगी इस मिट्टी के अंदर ज्यादा, तो मैं कहूंगा वेजिटेशन के लिए अच्छी नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉट गुड फॉर वेजिटेशन पर्पस, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अभी बात आती है ग्लेशियल सॉइल की। ग्लेशियल सॉइल क्या होता है, जो मिट्टी आप लोगों के ग्लेशियर की वजह से फॉर्म होती है, फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स के कारण आपकी मिट्टी फॉर्म होती है। आप लोग अगर आर्कटिक रीजन की तरफ जाते हो तो आप लोगों की ये मिट्टी देखने के चांस आपको बनते हैं। सर पाइल्स में यूज करेंगे और स्वेलिंग हुई तो सॉइल डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? हाँ बिल्कुल होगी। अंडर रीम्ड पाइल इसलिए तो बोला मेरे प्यारे बंधु, अंडर रीम्ड पाइल मैंने इसीलिए तो बोला, अंडर रीम्ड पाइल थोड़ी खास होती है। थोड़ा सा एक छोटा सा होमवर्क है, देखना यार नेट पर, फोटो देखने से सब क्लियर होएगा, नहीं होता तो बैठा हूँ ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहा हूँ। तो अंडर रीम्ड कोई ऐसा बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, 1 मिनट का टॉपिक है, जान के नहीं बता रहा, थोड़ा होमवर्क कर लो, ठीक है। चलो आगे की तरफ आते हैं प्यारे दोस्तों। अब आप लोगों को मैं 2-3 सॉइल और बता देता हूँ। एक होती है आपकी टफ सॉइल। टफ सॉइल क्या होता है, अच्छी सॉइल है, आप लोगों को याद रखना है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोगों का सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश होता है। मैं कहना चाहूंगा ये मिट्टी जो होती है ये फाइनली ग्रेडेड
फाइनली ग्रेडेड विद सीमेंटेड, इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जेई से, सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश। इस मिट्टी के अंदर आपका वॉल्केनिक ऐश होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे करी जाती है, इट इज ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ, ट्रांसपोर्ट विद हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर। ये आपकी विंड और वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है। इस मिट्टी के बारे में इतना ही आपको जानना है। एक होती है आप लोगों की लूम सॉइल, इंपॉर्टेंट है, काम में लेना जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। ये लूम सॉइल क्या होती है, क्ले, सिल्ट और सैंड का मिक्सचर। क्ले, सिल्ट और सैंड के मिक्सचर को आप क्या कहते हो प्यारे दोस्तों, लूम सॉइल कहते हो। एक होती है आपकी क्यूमुलस सॉइल, ये आपके एसएससी जेई के लिए खास बनती है, इसलिए लिखवा रहा हूं। क्यूमुलस सॉइल क्या है, क्यूमुलस सॉइल इज डिफाइंड एज, प्यारे दोस्तों, जब पीट और मक को आपस में मिलाया जाता है, जब पीट और मक को आपस में मिलाया जाता है तो आपकी क्यूमुलस सॉइल बनती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ये याद कर जाना। मैं आप लोगों से गारंटी दे रहा हूं, अगर आप अलग से कुछ नहीं पढ़ के जा रहे, अलग से कुछ नहीं पढ़ के जा रहे, बस इतना ही पढ़ के जा रहे हो जितना मैंने पढ़ा दिया, मैं गारंटी लेता हूं प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का एसएससी जेई के एग्जाम के अंदर 89 to 95% इसी में से आएगा। अगर 89 to 95 करके आ रहे हो ना टेक्निकल का, तो भगवान भी नहीं रोक सकता तुम्हें सरकारी इंजीनियर बनने से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वो बात अलग है, फिर किस्मत ही गंदी हुई, किस्मत कर्मों से बनती है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन भैया आएंगे इसी में से, ये पढ़ जाना बहुत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अभी मेरी बात आती है, पिक्चर दिखा रखी है कुछ मैंने आप लोगों को, इनको जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये क्या है, एओलाइन सॉइल है। ये क्या है, आपकी एओलियन सॉइल है। देख रहे होंगे डेजर्ट के अंदर बन रही। ये क्या है, रिवर है, रिवर के किनारों पर ये मिट्टी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ये मिट्टी क्या होती है, इस मिट्टी को बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल। ये मिट्टी क्या है, ये मिट्टी आप लोगों की एक बेंटोनाइट क्ले है। बस पिक्चर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को नाम याद रहेंगे, पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है, बस नाम याद रहेंगे। ये क्या है, आप लोगों की मक सॉइल है। आप देख रहे होंगे काली मिट्टी, मैंने बताया था, और सीवेज नहीं है ऐसा लग रहा है वहां पर, ठीक है, ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। इसके बाद मेरी ये क्या है, ये मेरे ग्लेशियर से बनी हुई नजर आ रही है मुझे, दैट इज नोन टू बी एज द ग्लेशियर सॉइल। ये क्या है मेरी, ये मेरे को लेकस्ट्राइन, एक लेक की व्यू नजर आ रही है, रुका हुआ पानी दिख रहा है, एक तरह का अंदाजा। तो ये क्या है, लेकस्ट्राइन सॉइल है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है पेड़ों के लिए अच्छी है, तो क्या कहूंगा, पीट सॉइल है ये। ये क्या है, आप लोगों की माल सॉइल। अभी कैसे याद कर रखा है, देखो, देख रहे होंगे ये हड्डियों के पार्टिकल आप लोगों को, ये पत्थर नहीं है, ये हड्डियां हैं, और जहां पर हड्डियां होती है उसको क्या कहते हैं, डेड सेल मास वाली को माल सॉइल। और ये क्या है, आप लोगों की लूज सॉइल है। लूज क्या है, अभी देख रहा होगा ढीली डाली सी मिट्टी, ये क्या है, ढीली डाली सी मिट्टी है। तो लूइस जो है, लूज से आप लोग इस चीज को याद रख सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती है मेरे पास। अभी बात मत करना 3 फेज डायग्राम की, मैं समझाऊंगा भी नहीं 3 फेज डायग्राम, क्योंकि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 फेज डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से क्लियर करता हूं एक बारी के लिए 3 फेज डायग्राम क्या होता है, यहां पर समझा देता हूं आप लोगों को। देखो प्यारे दोस्तों, होता क्या है आपको जरा क्लियर करते हुए चलना कि आपके पास में ये मिट्टी है, और ये मिट्टी में प्यारे दोस्तों आप क्या करते हैं, आपको पता है आपकी मिट्टी के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है आपका एयर, एक होता है आपका वाटर, और एक होता है प्यारे दोस्तों सॉलिड। तो एयर सबसे हल्की होती है, वाटर उससे भारी होता है, और एक होता है सॉलिड। 3 चीजें आपकी मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, जिसके कारण आपकी मिट्टी को 3 फेज सिस्टम बोला जाता है। बस यही होता है, बहुत लंबी चौड़ी कथा बोलना ही नहीं चाहूंगा, ठीक है। अभी जितनी भी आपकी वॉल्यूम ऑफ द एयर है उसको आप कहते हो VA। VW क्या है, जितनी भी वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को आप कहते हो VS। कितना कितना वॉल्यूम ये घेर के चल रही है। सर फिजिकल वेदरिंग से ये तो हो चुके हैं ना, फुल कोर्स क्लास दे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। राजेश जायसवाल, गारंटी देता हूं कि आप लोगों के अंतिम क्षण तक, जब तक पेपर में सेंटर तक नहीं बैठ जाते ना, जब तक मेरा फोन खुला है आप लोगों के लिए, आधी रात को भी फोन कर लेना, फोन का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा बीच में, लास्ट मिनट रिवीजन क्या होता है।
अरे टेंशन मत लो यार, मैंने एग्जाम कैसे निकाले थे, मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, वही सब आपका बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, दिव्या को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आता है। ये पसंद आने की बात ना जब तक सही रहेगी जब तक आप पढ़ोगे। मेरा टीचिंग स्टाइल कोई अलग नहीं है, मैं एक ही बात कहता हूँ, खुद पढ़ोगे, खुद मेहनत करोगे तो ही सीखोगे, और फिर टीचर को एक शाबाशी मिल जाती है। टीचर के लिए ये एक भैया बहुत प्राउड की बात है कि उसका बच्चा अच्छी से पढ़ लेता है, तो आपकी मेहनत है और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने कहा सॉलिड का वजन क्या होता है, WS, वाटर का वजन क्या होता है, WW, और एयर का वजन क्या होता है, WA। एक चीज याद रखना कि WA को हम लोग 0 मान के चलते हैं, क्यों? क्योंकि हवा में वजन बहुत कम है भाई, बहुत कम है, तो बहुत कम होने के कारण हम इसको 0 लेकर चलते हैं। तो WA हमेशा आप लोगों को 0 लेकर चलना है। 3 फेज सिस्टम समझ आया? अभी क्या होता है, आप लोगों को SSC जेई में क्वेश्चन आता है, लास्ट में बताता हूँ। डेंसिटी क्या होती है, बचपन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वेट डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। वेट डेंसिटी कहलाती है वेट अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है, अपॉन वॉल्यूम होता है। और मैं जानता हूं प्यारे दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, ये क्या होता है, आपका डेंसिटी होता है, और ये रोजी होता है। तो हम वेट डेंसिटी को बड़ा W लिखते हैं, तो W इज इक्वल टू रोजी। आप लोगों को रिलेशन याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन में वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। ये कहलाती है बोथ, नोट करके लिख लेना, बोथ आर हैविंग सेम वॉल्यूम। आपकी इनकी सेम वॉल्यूम होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर करना इस बात को प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलो, उसके बाद की बात करता हूं। अगर मैंने कहा कि दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, और वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो और उसको पानी के रिस्पेक्ट में जब नापा जाता है तो उसको कहा जाता है कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अभी इसको और समझो, मैंने कहा एनी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस है, मैं लिख रहा हूं उसका वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, एस को मैंने लिखा एनी सब्सटेंस, और वेट ऑफ वाटर। अच्छा, वॉल्यूम दोनों की सेम है, वॉल्यूम दोनों की सेम है, ये कंडीशन होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, हमेशा याद रखनी है। मैंने कहा V और यहाँ पर भी V, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया, सेम ही तो है, क्या जा रहा है, कट जाएगा, क्या जा रहा है आपका। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, WAS अपॉन V और W वाटर अपॉन V। ये क्या है, जल्दी मुझे बता दो, ये क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से। अभी बताया मैंने, ये क्या है, वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, वेट डेंसिटी क्या होती है, रो डेंसिटी और इंटू जी अपॉन रो ऑफ वाटर इंटू जी, जी से जी कट गया भैया, बच्चा क्या बचा, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये बचा, क्या भैया, ये फॉर्मूला बन गया आपका। मैंने 2-3 फॉर्मूले बता दिए। एक तो आप लोगों का होता है प्यारे दोस्तों यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर। वेट डेंसिटी, एक और फॉर्मूला याद रखना यहां पर, ये जरा ध्यान रखेंगे, काम की बातें बता रहा हूं आप लोगों को, कि एक तो फॉर्मूला आपका आया यहां पर प्यारे दोस्तों वेट डेंसिटी, एक फॉर्मूला आपका आया सिर्फ डेंसिटी, और एक फॉर्मूला आपका मैंने ऊपर लिख ही दिया। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखेंगे, काम की बात आएगी, ठीक है। शुभदीप भट्टाचार्य, वेट ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, हाँ बताता हूं, क्यों अभी बता रहा हूं, इस चीज को भी बता रहा हूं। अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, ये वाटर कंटेंट से पहले ही मैं आप लोगों को कुछ समझा देता हूं। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कंटिन्यू कर रहा हूं, यहाँ पर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कंटिन्यू रहेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही कुछ पार्ट बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं आप लोगों को कि ना, जो भी आपको मैंने कहा 3 फॉर्मूले बताए, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर। एक फॉर्मूला तो हुआ आपका ये, दूसरा फॉर्मूला आपका मैंने क्या बताया, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, दूसरा फॉर्मूला हुआ, और तीसरा हुआ रॉ ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन रॉ ऑफ वाटर, क्या हुआ, तीसरा फॉर्मूला आपका यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब मेरी बात को क्लियर करना, मैं यहाँ पर 3 फॉर्मूले बताने के बाद एक चीज क्लियर करना, जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे, क्या हुआ यहाँ पर, यूनिटलेस क्वांटिटी बन चुकी है।
स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी लिमिटलेस क्वांटिटी होती है। एक नोट करके ध्यान रखना मेरे प्यारे बंधुओं कि आप लोगों को ये चीज क्लियर करनी है कि आपका जो वेट ऑफ वाटर होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है। क्यों? ये रीजन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग 10वीं 11वीं क्लास में ये पढ़ चुके हो। जरा नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूछूंगा, आप लोग इसको ब्रैकेट कर लो। नेक्स्ट क्लास में इसका रीजन पूछूंगा, अभी कुछ नेक्स्ट क्लास में इसका रीजन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, चलो अभी की बात करते हैं आगे। आप लोगों के लिए कुछ खास बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बंधुओं। अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेकर थोड़ा भी चिंतित होते हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए फॉर्मूले बताएं। यूनिटलेस क्वांटिटी होती है हमेशा, और जनरली आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी कितनी वेरी करती है याद रखना आप लोग कि अगर आप मेरी बात करते हो ऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन ऑर्गेनिक सॉइल की अगर आप बात करते हो, इन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितनी वेरी करती है? 2.6 से लेकर 2.9 के बीच। थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं मैं इसको, 2.6 से लेकर 2.9 के बीच वेरी करती है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऑर्गेनिक क्ले की बात करते हो, ऑर्गेनिक सॉइल की अगर आप बात करते हो तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना आप लोग। 1 से लेकर 3 के बीच जनरली इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी करती है। बहुत काम की बात है, प्लीज आप लोग इन चीजों को याद रखना। ठीक है, चलो आपसे एसएससी जेई के अंदर कई बार ये चीजें पूछी जा चुकी हैं। अच्छा जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दो ये समझ आया कि नहीं आया। ये पिक्नोमीटर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, आज का भी टॉपिक मेरे को लग रहा है पूरा नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे। जल्दी नहीं भागना चाहता, जल्दी भागना ही नहीं चाहता मैं आप लोगों से। जल्दी प्लीज ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा एम एसएससी तक का नहीं है, मेरा एम है आप लोगों को नॉलेज देना और एक इंजीनियर की भांति क्लियर करना कंसेप्ट। ठीक है, मैंने देखा है हमारे देश में जो साइट पर इंजीनियर लगे रहते हैं, मैं भी गया था, बहुत कम टाइम के लिए गया, लेकिन मैंने देखा यार कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। एक इंजीनियर के पास मैं गया, सत्य कथना बताता हूँ, 1 साल का एक्सपीरियंस था, उनको बहुत ज्यादा भी नहीं था, लेकिन उस इंजीनियर को सीरियसली कुछ नहीं आता था। उसको ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली में M5 जो होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है वो किस टेस्ट से हम लोग नापते हैं भारत के अंदर, उसको ढंग से नहीं पता था। ठीक है, तो ऐसी नॉलेज नहीं देना चाहता, बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूँ, बस आप लोग क्लियर करते रहना, भागना नहीं चाहता। ठीक है, अभी वाटर कंटेंट की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ द वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। जो भी आपकी मिट्टी के अंदर आपकी सॉलिड और वाटर है इनटू 100 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम जनरली परसेंटेज टर्म्स में क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, चलो यश जसानी, बहुत महीने बाद मेरे को देखा, लव यू, अच्छी चीज है यार। चलिए अभी बात आती है प्यारे दोस्तों वाटर कंटेंट की बात। तो मैंने कहा वाटर कंटेंट को आप लोग ना किससे डिनोट करते हो? W से डिनोट करते हो। अच्छा W से आपने डिनोट करा यहाँ पर, तो W से डिनोट करने में इसके बारे में ना थोड़ा और लिखवाना था, बाद में लिखवाता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह कम बची मेरे पास। वाटर कंटेंट की बात करी तो वाटर कंटेंट आपको याद रखना है कि 0% से हमेशा बड़ा या बराबर होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर कर। ठीक है, अभी इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के ना एसएससी जेई में कई बार पूछ लिया ये चीज कि एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट बात पूछी जा चुकी है, ये चीज आप क्लियर करना कि वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन, ये वाटर कंटेंट क्या है? W, वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 100%। हो सकता है, कोई ऐसी डाउट नहीं है, वाटर कंटेंट आपका 100% से ज्यादा हो सकता है, किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है, इस चीज के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्योंकि समय हो गया है। आज का सेशन जो मुझे पढ़ाना था सत्य यही है कि पूरा हो ही नहीं पाया, कोई बात नहीं, समय बहुत है, मेरे को चाहे एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़े, मेरे को इस पूरे के पूरे मतलब जो भी मैंने आपको शेड्यूल दिया उसमें मैं आपकी पूरी कर दूंगा, टेंशन नहीं है किसी चीज की। तो इस चीज के लिए प्लीज आपसे थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना, जो भी पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो भी बता रहा हूं उस लेक्चर को 3 दिन के लिए, या 3 दिन के लिए नहीं तो आप ऐसा करो कि आप लोग जैसे अभी देख रहे हो तो इसी सेशन को आप रात को सोते हुए आज तो पक्का देख लेना, फिर कल मत देखना, फिर परसों मत देखना, फिर 2 दिन बाद जरूर देखना जब मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, और होमवर्क बहुत जरूरी है, प्लीज आप लोग करते रहना। कल इस सेशन को मैं दोबारा से करता हूँ घंटी, अभी डेली क्लास है, अभी डेली क्लास है, 5 क्लास आपकी डेली चलेगी, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो। अभी प्लीज आप लोग वो मत करना,
क्या बोलते हैं इसको, मतलब छुट्टी वुट्टी की डिमांड मत करना, क्योंकि अपने को बहुत पढ़ना है। इंजीनियरिंग पढ़ने आए हो ना, मजे से पढ़ेंगे, बोर मत होना। जिस दिन लगे ना निखिल सर बोर कर रहे हैं, उस दिन बता देना, फिर आप लोगों को कुछ नया बता दूंगा कि टाइम पास तो नहीं करना, टाइम को यूटिलाइज करना है और स्टे पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहना। अच्छा, समीरन मॉन्डल, वन लाइनर पीडीएफ मिलेगा सर आपका? अरे यार ये बना तो रहा हूँ, क्या करोगे, ये यही है, मिल जाएगा यहाँ पर आपको सब कुछ, हो टेंशन मत लो, बैठा हूं ना। आपको सिलेक्शन करवाना है, मेरे को सिलेक्शन की पता नहीं, मेरे को इतना पता है कि आपको नॉलेज देनी है, क्योंकि अगर ज्ञान है ना तो सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सर्वाइव कर लोगे। ज्ञान जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल इसी टाइम 12 बजे बनेगी, उससे पहले कुछ रिवाइज कर लेता हूँ आप लोगों के साथ प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैं शुरू से अगर लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई आप लोगों के लिए। सॉइल मैकेनिक्स क्या है, कार्ल तरजानी ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आता है, कौन है, कार्ल तरजानी, 1984 में दिया, याद रखना। उसके बाद इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल को क्या कहते हैं, पेडोजिनेसिस कहते हैं, ये लिखवाया था। कैसे बनती है ये साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास रखना, जो जो आप लोगों को ये ब्रैकेट और ये रेक्टेंगल में देते हैं। हाँ संतोष पाल, डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ नहीं रहेगा भाई, जो आता नहीं है वो भी बताकर जाऊंगा, और कुछ रह जाए तो बैठा हूं, समय की पाबंदी होती है इसलिए नहीं कर पाया। पहली क्लास है, मुझे भी बहुत अंदाजा नहीं होता, पेंटेप पे मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो एक दो क्लास तो लगती है एडजस्ट होने में, थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ बता दूंगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा साथ साथ, ठीक है। ये मत करना, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। ये चीज देखते हैं। वेदरिंग की बात करी थी, दो टाइप की होती है, फिजिकल से कौन सी सॉइल बनती है, कोहेजनलेस सॉइल बनती है, और सैंड उसका एग्जांपल है। अभी चलो केमिकल की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, सल्फोनेशन, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दे सकता है, पूछ सकता है कौन सी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और कौन सी सॉइल बनती है, कोहेसिव सॉइल। पेडोजिनेसिस के बारे में बता दिया। अच्छा यहाँ पर एक चीज बताई थी मैंने कि स्टार्टिंग स्टेज को देखना होता है केमिकल और फिजिकल का बताने के लिए, जो भी स्टार्टिंग में हो रहा है उसको उसका नाम दे दिया जाता है। 2 तरह की मिट्टी होती है, रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था। जो मिट्टी नदी के साथ बहकर आती है उसको कहते हैं एल्यूवियल सॉइल, रिवर सैंड एग्जांपल है, और इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है, हम इसको यूज कर लेते हैं। लेकस्ट्राइन सॉइल, रुके हुए पानी में जो बॉटम में मिलती है, फ्रेश वाटर में, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था फ्रेश वाटर में क्या होता है कि आप लोगों की रिएक्शन नहीं होती, मिट्टी अपनी प्रॉपर्टी को, अपने वजूद को अपने पास रखती है। मराइन सॉइल, एज द नेम सजेस्ट, मराइन का मतलब होता है ओशियन, जो ओशियन के किनारे मिलती है। सी सैंड, उसमें नमक बहुत होता है, तो हम उस चीजों को याद मतलब यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि नमक आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, नमक आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, सल्फेट अटैक हो सकते हैं, फॉस्फेट अटैक हो सकते हैं, क्लोराइड अटैक हो सकता है। मॉइस्चर आ गया तो आपकी रीइंफोर्समेंट बेकार हो सकती है, इसलिए सी सैंड को कभी यूज ही मत करना। पॉल्यूबल सॉइल क्या होता है, जो आपके पहाड़ों के बॉटम में बनता है। पहाड़ों के बॉटम में बनने का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा और हमेशा फिजिकल मीन से ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा, इसके पार्टिकल को क्या नाम देते हैं, टेलेस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न दिस वर्ड, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो माल सॉइल, माल क्या है, मराइन ओरिजिन से निकला हुआ सॉइल है, और इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, लंबे समय तक टिकता है, तो काले कलर का बन जाता है जनरली। और मैंने इसका मतलब बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट से फाइनली ग्राइंडेड होते हैं, क्यों, क्योंकि हड्डियां होती है और हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें जान होती है, ठीक है। ब्लैक कलर की जनरली ये होती है। लूज सॉइल की बात करी थी तो सिल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट इस मिट्टी के अंदर होता है, और क्ले में जनरली ये पाई जाती है। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, वैसे तो सबको पता है कि जिस मिट्टी के अंदर सिल्ट और क्ले होता है उस मिट्टी में कोहेजन होती है, तो आप लोग इस चीज को याद रखते हैं। कैसी मिट्टी हो सकती है आपकी, कोहेसिव सॉइल हो सकती है, प्लीज इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो अभी एयरलाइन सॉइल जो हवा से आती है, डेजर्ट वाली मिट्टी होती है, फाइनली ग्राइंडेड होती है, क्यों, क्योंकि छोटे पार्टिकल ही हवा से उड़ सकते हैं। मग सॉइल की बात करता हूँ, जहां पे सीवेज फैसिलिटी नहीं होती, तो शौच खुले में जाते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, वहीं पे घर बसा के वहीं मर जाते हैं, और जहां पे मर जाते हैं वहां पर आप लोगों का अच्छा खासा मिट्टी बनता है, ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा खासा होता है। ये मिट्टी के अंदर आप लोगों का ऑर्गेनिक जो डिकम्पोजिशन होता है वो फुली होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, हाई डेप्थ के लिए अवेलेबल होती है, तो वेजिटेशन अच्छी खासी हो सकती है। पीट सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, वेजिटेशन के लिए ठीक होती है, पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का हाई डेप्थ पर। इसके बाद मेरी जो मिट्टी आती है दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, इनऑर्गेनिक क्ले है, श्रिंकेज बहुत अच्छी है, जिसके कारण हम इसको फाउंडेशन में यूज नहीं करते, क्योंकि घर आपका हिल सकता है,
लेकिन अंडर रीम्ड पाइल के केस में यूज करते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था मेरे प्यारे बंधुओं, अंडर रीम्ड पाइल क्या होती है ये आपको पता करके आना है। बेंटोनाइट क्ले क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल का ही एक हिस्सा कह लो, उसका भाई कह लो, उसके जैसी होती है, प्लास्टिसिटी अच्छी होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी अच्छी होती है, तो फाउंडेशन में इसको भी कभी यूज मत करना, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी खासी नहीं होती है। ह्यूमस की बात करी थी तो 3 तरह की मिट्टी है, मक, पीट और ह्यूमस। ऑर्गेनिक सॉइल है, वेजिटेशन के लिए अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि डेप्थ बहुत छोटी होती है और ऑर्गेनिक मैटर इसमें डिकम्पोज होता ही नहीं है। तो जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं होता तो आपकी वेजिटेशन के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों? अच्छा, रीजन है आप लोगों का, ये आपका होमवर्क है, मैं आप लोगों को कल बताता हूँ इसके बारे में, बहुत डिटेल में बताऊंगा, मजा आएगा पढ़ के। सर आप कौन से एग्जाम निकाले थे? सर मैंने आप लोगों के लिए गेट निकाल रखा है अच्छे से 2-3 बार, और प्री निकाल रखे हैं, ये सब बेकार की बात है, ठीक है। चलो ह्यूमस की बात करते हैं यहाँ से। तो वेजिटेशन के लिए क्यों अच्छी नहीं होती ये चीज क्लियर करना। ग्लेशियल सॉइल की बात करते हैं तो ग्लेशियर्स के लिए जो बनती है आर्टिक रीजन में जनरली आपको मिल जाती है। उसके बाद मैंने बताया था टफ सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट, लूम सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमस सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट, एसएससी कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सॉइल आपकी, ठीक है। चलो विकास कुमार पहला हरी, नोट्स कहाँ मिलेंगे? जेंटलमैन, नोट्स जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, यही वाले, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा खुद बना लेना, काम आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये सारी मिट्टी बताई थी, देख लेना जरा सा। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज है, 3 फेज पढ़ाया था, ये जरा ध्यान रखना आप लोग, और डेंसिटी बताया, वेट डेंसिटी बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी और बताना है, कल बताता हूँ। वाटर कंटेंट की डेफिनेशन बताइए बस, लेकिन और भी बताना है, कल बताता हूँ। यही था। इंपॉर्टेंट क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एसएससी में बहुत बारी पूछी जा चुकी है, ये फॉर्मूले पूछे जा चुके हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर ही हम लोग पानी का टेम्परेचर क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आप लोगों को दिया हुआ है, कल मुझे इनके आंसर आपसे चाहिए। क्लास की 90 मिनट तक एक्सटेंड हो सकती है यार, 1 घंटे का ही रखेंगे, 90 मिनट में अगर जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, 90 मिनट के लिए भी कर लेंगे, बस 1 घंटा रखो अभी थोड़े दिन के लिए, ज्यादा सही रहेगा। थोड़े दिन के लिए 1 घंटा रखो, 1 हफ्ते बाद 90 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1 घंटे के हिसाब से ही पढ़ो। पहला दिन है, ज्यादा हवा में नहीं होना चाहिए, सेट होने तो मुझे भी पहली बार आया हूँ, पेंटेप पर मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पेंटेप की पढ़ाई अच्छी है। कल मैं आप लोगों को जीआईएफ दिखाने की कोशिश करूंगा, जीआईएफ से काफी चीजें समझ में आ जाती है। तो चलते हैं, थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी, जय हिंद जय भारत। पढ़ो, जो स्ट्रेटेजी बताई उसको फॉलो करना, होमवर्क जरूर पूछूंगा, 3-4 क्वेश्चन जो बताए हैं। और हाँ, इधर हैट का कोई सिस्टम होता है अनअकैडमी पर, देखो प्राइस कुछ नहीं मिलता लेकिन अच्छा लगता है, तो बहुत बच्चों ने डेडिकेट करी मुझे, आप लोग भी कर सकते हो। ग्रीन हैट, व्हाइट हैट, येलो हैट है, तो जो भी आप हैट डेडिकेट करना चाहो तो प्लीज कर देना, अच्छा लगता है थोड़ा सा। और बच्चों को भी कह देना जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, समझ आता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जो फैक्ट, जो गुण बातें बताने की कोशिश करी, वो आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह के कंटेंट को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करिए, निखिल गोयल सर्च करिए और मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। या आपका कोई दोस्त है वो भी जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकता है अनअकैडमी पर। किसी भी कोर्स में ये कोड अप्लाई करो, एनजी लाइव, इस कोड को अप्लाई करने से मेरे प्यारे बच्चे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट पर। और मैंने आपको क्या कहा था? मुस्कुराइएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि चेहरे अच्छे लगते हैं। न जाने दिल से आवाज निकलती है तेरे चेहरे से, नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। भाई साहब जबरदस्त लाइन है। तो इसी के साथ आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, संस्कार गेन करते रहो और देश के लिए कुछ करना है, इसी फील के साथ आगे बढ़ते रहो। चलिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और लाइक करे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और आगे भी ऐसे ही बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के बच्चों को पढ़ाना है। बाय प्यारे दोस्तों, जय हिंद।